ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बाजार के अंतर्गत हम कुछ विशेष प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों के बाईं ओर खिसकने से साम्य मात्रा में क्या होगा। ठीक है, प्रश्न आपका फिर से देखिए, आपका मांग वक्र, डिमांड आपका है, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दोनों के बाईं ओर खिसकने के लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहे हैं। लेफ्ट साइड शिफ्ट होने के परिणाम स्वरूप जो इक्विलिब्रियम मात्रा क्या होगी, इक्विलिब्रियम मात्रा आपकी बढ़ेगी या घटेगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा या सारे परिवर्तन होंगे। तो ये आपका एक प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में यदि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बाईं ओर खिसकता है तो चलो पहले मैं इक्विलिब्रियम देख लेता हूं क्या होता है। ओ एक्स एंड वाई ये आपकी डिमांड लाइन है, ये आपकी सप्लाई लाइन है, दोनों डिमांड एंड सप्लाई लाइन है। प्रारंभ में मेरा क्या होता है, संतुलन मूल्य ओपी है एंड संतुलित मात्रा आपकी ओक्यू है। ठीक है, प्रारंभ ये है। अब चलिए मैं क्या करता हूं, इस पे शिफ्ट करके दिखाता हूं कि आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है बाईं ओर खिसकने से, दोनों का डिमांड भी बाईं ओर खिसकेगा एंड सप्लाई भी। तो बाईं ओर देखिए, ऊपर जाना दाहिनी ओर होगा, अगर डिमांड कर ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो दाहिनी ओर होगा, अगर डिमांड कर नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो बाईं ओर होगा। लो मैंने ये बाईं ओर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, किसको, डिमांड करो को बाईं ओर मैंने खिसकाया। और चलो सप्लाई करो को बाईं ओर खिसकाइए, तो दाहिनी साइड आपका आगे की ओर बढ़ना आपका राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड आपका कुछ ऐसे लेफ्ट साइड होगा। ये लीजिए, दोनों को मैंने ये आपका लेफ्ट साइड मैंने शिफ्ट कर दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से हो जाता है, कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट, E1 हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी साम्य मात्रा क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। साम्य मात्रा में क्या होगा, वृद्धि होगी, नहीं, गलत आंसर। साम्य मात्रा में कमी आएगी, यस कमी आएगी। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कि यदि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बाईं ओर खिसकती है तो साम्य मात्रा में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, ये आपका पहला आंसर है विद डायग्राम। सेकंड आपका, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दाईं ओर अगर राइट साइड शिफ्ट होते हैं तो संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। देखिए, बाईं ओर खिसकने के कारण संतुलित मात्रा में कमी होती है, जब दोनों दाहिनी ओर खिसकेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। ओके, ये तो बात हम एग्री। जबकि कीमत में तब प्राइस क्या होगा, ठीक है, जबकि कीमत में क्या होगा। अब बताइए, यहां पर मैंने मात्रा ना पूछ करके आपसे पूछ लिया था कि व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन प्राइस। अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों दाहिनी ओर खिसकते हैं तो वी आर एग्री कि संतुलन मात्रा में उत्पादन जो आपकी मात्रा होगी वो बढ़ेगी, हम एग्री हैं। बट प्राइस क्या होगा ये बताइए। चलिए डायग्राम देखो, ये आपका डिमांड लाइन है, ये आपका सप्लाई लाइन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पी है, ई है, ओपी प्राइस है। चलो दाहिनी ओर शिफ्ट करते हैं। जब दाहिनी ओर शिफ्ट करेंगे तो दाहिनी ओर शिफ्ट करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये लो मैंने दाहिनी ओर शिफ्ट कर गया, हमारा डिमांड कर्व राइट साइड की ओर आया, ये राइट साइड है, RIGHT, ये राइट साइड की ओर शिफ्ट हो गया। चलिए सप्लाई कर्व आपका राइट साइड की ओर आ गया, सप्लाई कर्व आपका राइट साइड की ओर हो जाएगा, ये आपका राइट साइड है, ये राइट साइड आ गया। तो आपका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, देखिए मात्रा तो आपकी बढ़कर के कितनी हो गई, मात्रा Q1 से बढ़कर के Q2 हो गई। तो ये संतुलित मात्रा क्या होगी, संतुलित मात्रा वृद्धि होती है। आपकी बात सही है, संतुलित मात्रा वृद्धि होती है। जबकि कीमत क्या होता है, कीमत आपका ई से E1 प्राइस ओपी ही बना रहता है, यानी प्राइस में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि आपका डिमांड एंड सप्लाई चाहे वो राइट साइड शिफ्ट हो चाहे लेफ्ट साइड शिफ्ट हो, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों क्वेश्चन में ये इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं कि दोनों वक्र अगर डिमांड और सप्लाई दोनों शिफ्ट होते हैं एक दिशा में,
बोथ डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, तो प्राइस में परिवर्तन नहीं आता है, केवल मात्रा में परिवर्तन कम या ज्यादा होता है। अगर बाईं ओर खिसकेगा डिमांड एंड सप्लाई तो मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी, और अगर दाईं ओर खिसकेगा तो मात्रा जो होगी वो बढ़ जाएगी, और आपका मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये आप आंसर सीख लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका जो फोर्थ यहां पे है एक नेम है, जब एक बार निम्न लागत औसत लागत के बराबर हो जाती है, निम्नतम लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट, निम्नतम लागत औसत लागत के बराबर हो जाती है, यानी जो आपकी मिनिमम कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट मिनिमम है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाती है, तो असामान्य लाभ क्या होता है? जो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो हमने बताया था कि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब मिनिमम कंडीशन पे हम आ जाते हैं, ठीक है, जब ऑप्टिमम कंडीशन पे आ जाते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब होता है ये आपके पास एवरेज कॉस्ट रेखा है, एवरेज कॉस्ट रेखा है, और ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट रेखा है, और ये देखिए अगर आपका परफेक्ट कंपटीशन है तो ये आपके पास प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है, और आप इस पॉइंट पर आ जाते हो, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या होगा? ये प्रश्न आपका बन जाता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप बताइए क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर जो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अदृश्य हो जाएगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका इनविजुअल हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर नहीं होता, यहां पर केवल नॉर्मल प्रॉफिट आपका पाया जाता है, औसत लागत के न्यूनतम पॉइंट पर, न्यूनतम पॉइंट की बात ये की जा रही है यहां पर। तो यहां पर जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? इनविजुअल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाता है। चलिए, जिस कीमत पर, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख रहे हैं, ठीक है, जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं हो, ठीक है, जिस प्राइस पर, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, एट दैट प्राइस, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, उस कीमत को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? उस प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जानते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार बताया कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों, ये डिमांड है ये सप्लाई है, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और ये आपका प्राइस है, ओपी प्राइस है एंड ओक्यू क्वांटिटी है। तो ये जो आपका ई पॉइंट होता है, इस ई पॉइंट पर जो प्राइस निर्धारित होता है इसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, और जो मात्रा निर्धारित होती है उसे इक्विलिब्रियम आपका क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? साम्य कीमत। ये आंसर क्या होगा? साम्य कीमत, यानी वन आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? साम्य कीमत के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, तो साम्य कीमत आपका करेक्ट आंसर यहां पर आपका आ जाता है। चलिए, लागत वस्तुओं की कीमत में कमी आने पर पूर्ति वक्र किस ओर खिसकेगा? ठीक है, प्रश्न है कि अगर लागत वस्तुओं की कीमत में कमी आने पर, ठीक है, किसी वस्तु की लागत में कमी आती है, ठीक है, लागत वस्तुओं की कीमत में कमी आने पर पूर्ति वक्र किस ओर खिसकेगा? यानी किसी वस्तु की अगर लागत कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? कर्व किस साइड खिसकेगा? ये मेरा प्रश्न आपका बन जाता है कि दाहिनी ओर खिसकेगा कि बाईं ओर। तो याद रखना, लागत वक्र जो होता है वो आपका सप्लाई कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व को आप लोग कॉस्ट कर्व कहते हो। और जब आपका लागत कम होगा, ठीक है, लागत वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी, तो जब कीमत कम हो जाएगी, ठीक है, जब लागत कम होगी तो उसकी कीमत कम होगी, तो उत्पादक उस वस्तु की सप्लाई पहले से बढ़ा देगा, ठीक, सप्लाई ज्यादा कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जो लागत वस्तु की कीमत में कमी आने पर पूर्ति रेखा किधर खिसकेगी? पूर्ति रेखा दाहिनी ओर खिसक जाएगी, राइट साइड की ओर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, लागत कम हुई है तो आपके पास सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, लागत पे डिपेंड करता है। आपका प्रश्न है, एक उद्योग के फर्मों की संख्या
एक उद्योग में आप जानते हो परफेक्ट कंपटीशन ले लो, एक उद्योग में जो फर्मों की संख्या है अगर ये ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई वक्र किस ओर खिसकेगा। जो आपका सप्लाई वक्र होगा वो किधर खिसकेगा, दाहिनी ओर कि बाईं ओर कि ऊपर की ओर कि नीचे की ओर। सप्लाई कर्व आपकी किस साइड किस तरह आपका शिफ्ट होगा, ये एक आपका समस्या है कि जब फर्मों की संख्या बढ़ेगी, ये आपकी देखिए ये आपकी डिमांड है, ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री में और ये आपको रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक डिमांड कंज्यूमर को एंड सप्लाई प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब इकोनॉमी में फर्मों की संख्या बढ़ जाएगी तो सप्लाई कर्व आपका किधर खिसकेगा, सप्लाई कर्व आप सीधा कहोगे सर सप्लाई कर्व जब ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो सप्लाई कर्व आपका दाहिनी ओर खिसक जाएगा, राइट साइड की ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि अब ज्यादा फर्में हैं तो ज्यादा पूर्ति करेंगे, जब ज्यादा पूर्ति करेंगी तो ये राइट साइड की ओर खिसकेगा, ठीक है, राइट साइड की ओर ये शिफ्ट कर जाएगा। तो फर्मों की संख्या बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी और पूर्ति बढ़ेगी तो ये दाहिनी ओर खिसकेगा, अर्थात दाई ओर द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। जब उद्योग में फर्मों की संख्या बढ़ जाती है तो सप्लाई कर्व दाहिनी ओर खिसकती है। अच्छा चलो, ये फर्मों की संख्या वाला प्रश्न हुआ। अब मान लो मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता आपसे, कंज्यूमर की संख्या बढ़ जाती, फर्मों की संख्या की जगह अगर मैं यहां लिख देता उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाती तो किधर खिसकेगा, तो आप कहते डिमांड कर्व जो होता वो ऊपर की ओर खिसकेगा। ये देखिए इसमें ऑप्शन है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ठीक है। ये इसको भी आप कह सकते हो राइट साइड शिफ्ट होगा। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ने से डिमांड कर्व ऊपर की ओर खिसक जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखो, ये लो आपका प्रश्न भी आ गया। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर मांग वक्र किस ओर खिसकेगा, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाईं ओर या बाईं ओर, किस साइड आपका खिसकेगा। तो आपने कहा कि ये दाहिनी ओर, जिसको मैंने अभी ऊपर की ओर, ये देखिए आपका यहां पर देखिए इसमें राइट साइड की ओर, आपका राइट साइड, आप जहां पर बैठे हो आपकी कॉपी में जो डायग्राम बना है उसमें आपके राइट साइड देखिए शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। आप स्क्रीन में देख रहे होगे तो स्क्रीन में भी आपको दिखाई क्या पड़ रहा होगा कि आपके राइट साइड देखिए शिफ्ट हो रहा। तो कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर की संख्या अगर बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर की संख्या बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो आपका ये वक्र होता है ये राइट साइड की ओर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। श्रम की मांग वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है, ये लो श्रम की मांग वक्र, डिमांड कर्व ऑफ क्या होता है, लेबर, ठीक है। मैंने सुबह ही आपकी मजदूरी की थ्योरी पढ़ाई थी और मजदूरी की थ्योरी में आपसे मैंने बताया था कि जो मजदूरी में श्रम का मांग वक्र होता है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर पर निर्भर करता है, अर्थात ये ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो ये श्रम की मांग वक्र होता है, ये डिमांड कर्व ऑफ द लेबर होता है। ये देखो नीचे की ओर ढाल वाली होती है, ऊपर की ओर चढ़ने वाली होती है, समांतर होती है, इसमें से नहीं। तो देखिए ये आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट से नीचे की ओर ढाल रख रही है, नीचे की ओर ये गिर रही है, तो नीचे की ओर ढाल रखने वाली ये हो रही है और नीचे की ओर ढाल ढाल का देखिए नीचे की ओर ये ढाल रखती चली जा रही है, देखिए ये नीचे की ओर आपकी ढाल को रख रही है और नीचे की ओर ढाल रखने का तात्पर्य क्या होता, ऊपर से नीचे दाहिनी की ओर गिरती चली जा रही। तो ये जो आपका डिमांड कर्व है ये डिमांड कर्व नीचे की ओर ढाल रखने वाली होती है, ठीक है। तो अर्थात नीचे की तरफ ये लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसकी ढाल लगातार क्या हो जाती है, नीचे की तरफ होती चली जाती है। तो ये डिमांड कर्व है, डिमांड ऑफ लेबर, जो मैंने मॉर्निंग में आपको डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दैट इज 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपको ये डिस्कस करते हैं, अधिक मांग का बाजार की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक मांग का मतलब होता है सरप्लस डिमांड, अधिक मांग का मतलब होता है सरप्लस डिमांड, ठीक है। अधिक मांग, ठीक है, आपके पास एग्रीगेट, आपके पास बाजार की कीमत पे अगर बाजार में डिमांड आपके सरप्लस डिमांड हो जाए, मांग
ज्यादा हो जाए अचानक किसी कारण से, ठीक है, तो बाजार की कीमत के क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताइए कि इसके परिणाम स्वरूप जब अचानक अधिक का मांग का मतलब होता है अचानक मांग में वृद्धि हो जाना, अधिक मांग कहलाता है। ठीक है, अचानक पब्लिक माइग्रेट होकर के आ जाए, जब माइग्रेट होकर के पब्लिक आ जाती है तो मांग अधिक हो जाता है, सरप्लस डिमांड हो जाती है। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा मांग हो जाना, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मांग हो जाएगी तो आप जानते हो कि जब अर्थव्यवस्था में ये आपके पास डिमांड रेखा है डी, एंड ये आपके पास सप्लाई रेखा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, ये प्राइस है। जब अचानक आपका सरप्लस डिमांड हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप हमारी मांग बढ़ करके D1 हो जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इस प्रकार से वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। बाजार में कीमत की कमी होती नहीं, बाजार में कीमत की वृद्धि होती है, अर्थात बाजार में कीमत की वृद्धि हो जाएगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये होता है सरप्लस डिमांड बढ़ जाने के कारण हमको ऐसा प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार के प्रमुख रूप निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से हैं जो बाजार के रूप होते हैं? ठीक है, तो बाजार के रूप निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? ठीक है, बाजार के रूप निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता, आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है, या एकाधिकार होता है, या एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप कहते हो कि सर बाजार के अंतर्गत प्रतियोगिता के आधार पर मैंने बाजार का क्लासिफिकेशन आपके साथ किया था। ठीक है, पहला जो आपका मैंने बाजार आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, वो अगर आपको याद हो तो मैंने पहला बाजार आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, जियोग्राफी के आधार पर, भौगोलिकता के आधार पर, भौगोलिक डिवीजन के आधार पर मैंने आपसे डिवीजन क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसमें आपने कहा था एक लोकल स्थानीय बाजार होती है, ठीक है, स्थानीय बाजार होती है, दूसरा आपका स्टेट लेवल की बाजार होती है, तीसरा आपके पास राष्ट्रीय बाजार होती है, नेशनल मार्केट होती है, और चौथा बाजार आपका मैंने बताया था आपका इंटरनेशनल बाजार होता है। ये स्थानीयता के बेस पे होता है। ठीक है, ये भौगोलिक जियोग्राफी के अकॉर्डिंग होता, स्थानीय लोकल बाजार होता जो लोकल लेवल पर अवेलेबल होता। एक स्टेट लेवल का मार्केट होता, जैसे मान लीजिए आपका दिल्ली का ये स्टेट लेवल का बाजार है, जो पूरे स्टेट लेवल पे वस्तुएं और सेवाएं बेची जाती है। अगला आपका नेशनल मार्केट होता, नेशनल मार्केट वो मार्केट होता जो पूरा राष्ट्र एक बाजार के रूप में होता, और एक आपका होता इंटरनेशनल बाजार। तो इस प्रकार तीन बाजार होते हैं, स्थानीय बाजार, आपका स्टेट लेवल का बाजार, आपका नेशनल बाजार, और आपका इंटरनेशनल बाजार। फिर प्रोफेसर मार्शल आए। प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया? प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया कि बाजार को समय के आधार पर विभाजित किया। याद हो तो, समय के आधार पर। और प्रोफेसर मार्शल ने समय के आधार पर जब बाजार का विभाजन किया तो उसमें पहला इन्होंने बताया कि पहला होता अति अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार, दूसरा होता है अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, तीसरा होता है दीर्घकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, और चौथा होता अति दीर्घकालीन बाजार। मैंने प्रोफेसर मार्शल ने समय के आधार पर, देखो ये जियोग्राफी के आधार पर, हर व्यक्ति जानता है कि जियोग्राफी के आधार पर आपका स्थानीय, राष्ट्रीय, आपका इस राज्य स्तरीय, नेशनल, इंटरनेशनल बाजार होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स यहां से मार्शल वाले आई और इन्होंने समय के आधार पर इन्होंने डिवाइड कर दिया। और उसके बाद जो आधुनिक अर्थशास्त्री आए, इन्होंने प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को डिवाइड किया। और प्रतियोगिता के आधार पर जब डिवाइड किया तो इसमें सबसे पहले आपका आया पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा आपका आया एकाधिकार, तीसरा आपका आया एकाधिकारिक प्रतियोगिता। तो मैं कहूंगा कि इसमें ऑप्शन आपका डी, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये वास्तव में प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का डिवीजन यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका यहां पे बाजार डिवाइड किया गया वो प्रतियोगिता के आधार पर किया गया। तो 11th नंबर में 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो जाए, 12 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, लागत घटाने वाली तकनीकी प्रगति से होती है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दो, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी लगाने के परिणाम स्वरूप, आपकी उस तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप क्या हो जाए,
ठीक है, लागत कम हो जाए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दो जिससे लागत कम हो जाए, तो बताइए क्या होगा? क्या कीमत में कमी आएगी? क्या मात्रा में वृद्धि हो जाएगी? क्या ए और बी दोनों हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, जब लागत घटाने वाली तकनीक काम करती है, जब लागत घटाने वाली तकनीक काम करती है, तो इससे जब लागत कम होगी तो आप जानते हो कि प्राइस कम हो जाएगा, श्योर है। और उसके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जब प्राइस कम होगा तो उससे अर्थव्यवस्था में मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में कीमत में कमी दिखाई पड़ेगी आपको और मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ये लागत कम करने वाली तकनीक का रिजल्ट होता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होता है। जब आपको ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो, ऐसा आपका डेवलपमेंट हो जिसके परिणाम स्वरूप आपके पास लागत कम हो जाए, कॉस्ट डिक्लाइन कर जाए, तो कॉस्ट डिक्लाइन करने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जो मूल्य होता है वो लागत से बहुत अधिक इंटर रिलेटेड होता है, तो जब मूल्य कम होगा तो उससे अर्थव्यवस्था में मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि जब मूल्य कम हुआ तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत नियंत्रण व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? एक देखना, प्राइस कंट्रोल होता है, ठीक है, प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं। आप देखे होंगे गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोलिंग करती है, ठीक है, कंट्रोलिंग करती है, तो ये कीमत नियंत्रण व्यवस्था कहलाती है। प्राइस कंट्रोल मेथड क्या सिस्टम कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है? नियंत्रित मूल्य पर वस्तुओं की कमी बनी रहती है। याद रखना, जब प्राइस कंट्रोल की बात आ जाएगी, जब भी प्राइस कंट्रोल की बात आ जाएगी, तो जो आपकी कमोडिटी है उसकी कमी मार्केट में बनी रहेगी। एग्जांपल आप ले लो एलपीजी, प्राइस कंट्रोल है, आप देखो एलपीजी की कमी लगातार बनी रहती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसका प्राइस कंट्रोल करती है। दूसरा, इससे कालाबाजारी बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। जब प्राइस कंट्रोल करोगे, वस्तुओं की कमी हो जाएगी इकोनॉमी में, और तो आप क्या करोगे, ब्लैक में सिलेंडर लेने का प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि शादी ब्याह में या अन्य एक्टिविटी में आपको आवश्यक है और गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 12 सिलेंडर ही देंगे। तो इससे क्या होता है कि वस्तुओं की जो कम नियंत्रित मूल्य पर वस्तुओं की कमी हो जाती है, मुझे सिलेंडर कम मिलते हैं, मुझे 12 ही अपने कार्ड से मिलते हैं, तो मैं पड़ोसियों के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं कि भैया पैसा आप हमसे ले लीजिए, थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा ले लीजिए, लेकिन क्या होता है, सिलेंडर मुझे दे दीजिए, मेरे घर में कुछ काम है। तो इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जिस चीज को कंट्रोल कर दिया जाता है उसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती जाती है। आप पीडीएस के अंतर्गत देख लो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत पहले चीनी नियंत्रित कीमतों के अंतर्गत गवर्नमेंट देती थी, और जिसके कारण क्या होता था, काला बाजारी ज्यादा होते थे। ये लोग क्या करते थे, पहले ही चीनी को बड़े लोग भी व्यापारियों से बेच लेते थे। जब से ये ओपन मार्केट एक्सेस हुआ, मार्केट में एक्सेस हो सकता, तब से देखिए ब्लैक मार्केटिंग समाप्त हो गई है। आप इसी तरह मिट्टी का तेल भी देख सकते हैं, जो प्राइस कंट्रोल के अंतर्गत आता है, तो लोग इसको ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं, क्योंकि जिसका प्राइस कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट जिसका प्राइस कंट्रोल कर देती है, उसकी वो क्या होती है, वो काला बाजारी के दायरे में आ जाता। आप एक काम करिए, एमबीबीएस, आप बहुत पॉपुलर जॉब है। एमबीबीएस में दो प्रकार की सीटें होती हैं, एक होती है प्राइवेट सीट और एक होती है आपके पास गवर्नमेंट सीट, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। प्राइवेट सीट में आप जानते हो कि ओपन मार्केट एक्सेस है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है ना, प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं है। जब प्राइस कंट्रोल नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में कोई कालाबाजारी उतना देखने को नहीं मिलती, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में देखिएगा कंट्रोल होती है, क्योंकि इसका फीस कंट्रोल्ड गवर्नमेंट द्वारा होता है, तो सीटें कम होती है, पहली चीज। और दूसरा, आप देख ही रहे पर्चा लीक क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम आती, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्रोल्ड प्राइस मैकेनिज्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ताकि कालाबाजारी मार्केट से खत्म हो जाए, ठीक है। मैं और भी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे जब ये क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंसर देने के लिए आपके पास ये दो एग्जांपल सफिशिएंट होते जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके साथ होते हैं। तो हेंस वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब प्राइस कंट्रोल की बात हम करते हैं तो उससे एक्सेस ऑफ द कमोडिटी कम हो जाती है, एंड आपके इससे ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा प्रॉब्लम करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है आदान की कीमत। आदान मतलब इनपुट, इनपुट आदान प्रदान, यही होता है ना, इनपुट आउटपुट थ्योरी, आदान प्रदान थ्योरी। ठीक है, आदान कीमत में वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए आदान की इनपुट का प्राइस बढ़ जाता है, आपके श्रम का प्राइस बढ़ जाए, आपकी भूमि का प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, जब आदान का प्राइस बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, वस्तु की उत्पादन में कमी हो जाएगी। तो देखिए, अगर इससे आदान की कीमत, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, श्योर बात है। जब लेबर ज्यादा लेगा तो प्राइस बढ़ेगा। अब याद रखना, जब प्राइस बढ़ेगा तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। ये इससे इंटरलिंक है ना, प्राइस इंटरलिंक है क्वांटिटी। तो देखिए, जब किसी वस्तु का मूल्य कम, जब आदान इनपुट का प्राइस बढ़ेगा ये तो यानी हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी कीमत बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, उत्पादन हम लोग पहले से कम करने लगेंगे। हेंस वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन है, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमें प्राप्त हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ये है निम्न में से कौन सा, पहला है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मेरे पास 3 कथन दिए गए हैं और 3 में से कौन सा कथन सही है ये मुझे बताना है। ठीक है, चलो। एकाधिकारी फर्म का एमआर उत्पादन वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। ठीक है, एकाधिकारी फर्म का एमआर उत्पादन बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। चलो टेस्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो टेस्ट करते हैं। एकाधिकारी मोनोपोली की बात करते हैं, ओएक्स एंड ओवाई हो जाती है। आपका देखिए एआर है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एवरेज रेवेन्यू लगातार क्या होता है, घटता जाता है, और इसके आधार पर आप मार्जिनल रेवेन्यू घटता है। तो जैसे जैसे उत्पादन मैं बढ़ाता चला जाता हूं आधार अक्ष पर, नीचे मैंने उत्पादन को ले लिया है, तो जैसे जैसे मैंने उत्पादन बढ़ाता जाता हूं एमआर का मान लगातार कम होता जाता है। यानी पहला आपका जो पहला आपका स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो दूसरा स्टेटमेंट पे हम बात करते हैं। एमआर तथा एमसी, एमआर इक्वल टू एमसी वास्तव में सभी प्रकार के फर्मों के लिए सामान्य रूप से क्या होता है, मान्य अधिकतम लाभ की कसौटी है। मान्य अधिकतम लाभ की कसौटी है। आप मेरे सारे वीडियो में देख लीजिएगा, जब भी मैं एमआर इक्वल टू एमसी बोलता था तो मैंने बोला था फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टारगेट होता है। तो यानी एमआर इक्वल टू अगर एमसी है तो फर्म का टारगेट एमआर इक्वल टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अर्थात एमआर इक्वल टू एमसी जो होता है वो वास्तव में रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। और आपको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल बता देता हूं कि लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट निकालना कभी आपको सीखना हो तो कुछ मत करिएगा, प्रॉफिट बराबर फार्मूला होता है जितनी आपकी रेवेन्यू हुई है उस रेवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। ठीक है, अब चलो कंडीशन लगा दो। ठीक है, फॉर मैक्स एंड मिनी, मैक्स एंड मिनी आपके पास फार्मूला लगेगा। तो मैक्स और मिनी कैलकुलेट करने के लिए पहला डेरिवेटिव इसका कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। पहला डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मान आए उसके इक्वल टू 0 कर दीजिए, और इसकी दूसरी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए। तो इसको आप क्या करोगे, डी पाई, मैंने प्रॉफिट को पाई मान लिया, डी पाई अपॉन डी क्यू, मैंने क्यू के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया। तो जब डिफरेंशिएशन किया तो डी टी आर अपॉन डी क्यू माइनस डी टी सी अपॉन डी क्यू आ जाएगा। और ये डिफरेंशिएशन लिखते हैं, जब टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है, और टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। और पहला डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू 0 रख दो। जब 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, एमआर इक्वल टू एमसी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही कंडीशन तो आ गई। तो यानी ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दशा को दर्शा रहा। इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दोगे तो ये जो आपकी जो क्या कहते हैं दूसरी शर्त होती है वो शर्त भी ये पूरी कर देगी। आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वास्तव में एमआर इक्वल टू एमसी कहीं अगर आपको एग्जाम में दिया है तो मान के चलना कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की शर्त को रिप्रेजेंट करता है। और हमने कहीं पर भी इक्विलिब्रियम की बात की है तो एमआर इक्वल टू एमसी की बात की है। अर्थात सभी प्रकार की फर्मों के लिए, चाहे वो एकाधिकारी फर्म हो, चाहे वो मोनोपोली फर्म हो, चाहे वो कुरनोट मॉडल हो, सभी प्रकार की फर्मों के लिए एक सामान्य रूप से
मान्य क्या लाभ अधिकतमीकरण की कसौटी है, यानी सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट है। क्लियर है। थर्ड, दीर्घकालीन प्रतियोगी संतुलन की दोहरी शर्त है। जो दीर्घकाल में कोई फर्म इक्विलिब्रियम में होती है तो दोहरी शर्त क्या है, P इक्वल टू एल एम सी इक्वल टू एल ए सी। आप कहोगे हाँ सर ये भी हमने पढ़ा है, सामान्य लाभ के अंतर्गत दीर्घकाल में एक फर्म सामान्य लाभ के अंतर्गत यही संतुलन पॉइंट होती है। तो आप कह देते हो कि उपरोक्त तो सभी स्टेटमेंट सही है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। तो ये आपका देखिए इसमें सारे कथन आपके सत्य हो जाते हैं। चलो अब आते हैं हमारे पास, डिस्कशन करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चलो 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। औसत आगम किसे कहते हैं, मैं आपको बताया, ठीक है। औसत आगम किसे कहते हैं, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू। औसत आगम का मतलब क्या होता है, औसत आगम किसे कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू वास्तव में प्राइस को कहा जाता है, ठीक है, प्राइस को कहा जाता है। और ये प्राइस जो होता है यही आपकी मांग रेखा होती है, ठीक है, ये प्राइस ही आपकी मांग रेखा होती है। तो किसी वस्तु की कीमत को यस कहा जाता है, किसी वस्तु की गुणवत्ता को नए क्वालिटी के लिए नहीं बताता कभी भी। औसत आगम कभी क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता, इट इज नॉट करेक्ट। किसी वस्तु की मांग की इट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे देखिए यहां पर दो ऑप्शन सही लगे, एक ऑप्शन 1 सही है एंड एक ऑप्शन 3 सही है। अगर आपने एक को करेक्ट किया होगा तो आपको पॉइंट मिले होंगे, आपने 3 को सही किया होगा तो भी पॉइंट को मिले होंगे। अब आपका प्रश्न मन दिमाग में आता कि सर अगर मुझे एग्जाम में एक ही ऑप्शन सही करना हो तो आप प्राइस पे पहला क्लिक करिएगा, ठीक है। औसत आगम वक्र को मूल्य वक्र कहा जाता है और मूल्य वक्र से आपका डिमांड या मांग वक्र का जन्म होता है। तो पहला कौन सा आया, प्राइस। तो आपका पहला आंसर करेक्ट होना चाहिए प्राइस वाला, एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा थर्ड जो है डिमांड का। तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो औसत आगम वक्र को हम लोग कीमत वक्र या मांग वक्र भी कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न से 17 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर्वोत्तम विकल्प है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि क्या होता है, जो अवसर लागत क्या होती है, जब हम एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में जाते हैं तो एक ए प्रयोग से दूसरे प्रयोग में जाते हैं तो जो ए प्रयोग में हमने त्यागा है वही औसत लागत है, यानी त्यागने की लागत जो मैं छोड़ करके आया हूं वही मेरी अवसर लागत है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अगर मैंने ठीक है एक दिल्ली में जॉब कर रहा था, दिल्ली में जॉब कर रहा था, मान लो मुझे वहां पे 40,000 पर मंथ मिलता है, 40,000 पर मंथ मिलता है। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं और जाने के बाद मुंबई चले जाते हैं, वहां पर 50,000 की अब मुझे जॉब मिल गई है, ठीक है। तो मैंने त्यागा क्या है, 40,000। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ये मेरी अवसर लागत होगी, यानी त्यागने की लागत मैंने क्या त्यागा है। तो आंसर अवसर लागत सर्वोत्तम विकल्प है, त्यागने की लागत ना कि स्वीकार की लागत। स्वीकारने की लागत नहीं है बल्कि त्यागने की लागत होती है, मैंने क्या छोड़ा है, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, यानी हेंस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैं आपको बता दूं कि इंप्लीसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लीसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूड कॉस्ट इसमें होती है, और साथ ही साथ नॉर्मल प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड होता है। तो आपका अंतर्निहित लागत स्पष्ट लागतें इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है एमसीक्यूज में कि निम्न में से कौन सी लागत क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत आती है। तो आप कहिएगा कि जितनी मौद्रिक लागत होती है सारी लागतें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं, और ये वास्तव में त्यागने की लागत है, ठीक है। हम लोग जो त्याग करते हैं ये त्यागने का हमारा कॉस्ट है, त्याग जो हम करते हैं उसकी लागत को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न यह है, सम स्तर या समता बिंदु किसे कहते हैं,
ठीक है। इक्विली पॉइंट किसे कहते हैं? जब फर्म लाभ की स्थिति में रहता है, जब फर्म हानि की स्थिति में रहता है, जब फर्म को ना लाभ मिले ना हानि मिले। ठीक है। समता स्तर या समता बिंदु या इक्विली पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहलाता है। ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या होते हैं? सम स्तर या समता बिंदु, इक्वी पॉइंट के नाम से जानते हैं, जब फर्म को ना तो लाभ मिले ना नुकसान हो। यानी नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को हम लोग इक्वी पॉइंट कहते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस यानी सामान्य लाभ की स्थिति को हम लोग समता बिंदु भी कहते हैं, समता बिंदु के नाम से जान सकते हैं। और इस पॉइंट पर फर्म को नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो अब सम स्तर या समता बिंदु आप जान गए क्या होता है। ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन द करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पर होगा। चलो अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। 19 नंबर प्रश्न है, जब पूर्ति वक्र आधार अक्ष के मूल बिंदु को छूता है, जब सप्लाई कर्व अक्ष के मूल बिंदु को छूता है तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है, पूर्ति की लोच इकाई से कम होती है, पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा आपका आंसर सही है? जब पूर्ति वक्र जो सप्लाई कर्व होती है अक्ष के मूल बिंदु को टच कर जाती है, ठीक है, आपका बेसिक पॉइंट को टच कर जाती है, ठीक है, तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है या पूर्ति की लोच इकाई से कम होती है या पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। तो जब फिर से बोलिए, सप्लाई करो अक्ष के मूल बिंदु को टच करता है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट को टच करता है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन अस्पष्ट है। ये एनसीईआरटी ने जो दिया ये अस्पष्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मूल बिंदु से, ठीक है, अगर कोई प्रश्न या ठीक है, ये कोई प्रश्न अगर मूल बिंदु से आपका ये सप्लाई कर्व है, मूल बिंदु से निकला, एक आपका सप्लाई कर्व ये भी हो सकता है जो मूल बिंदु से निकला, एक सप्लाई कर्व आपका ये हो सकता है। ठीक है। तो ये देखिए ई एस इज ग्रेटर देन 1 इसको आप कहोगे, ई एस इज इक्वल टू 1 कहोगे एंड ई एस इज लेस देन 1 कहोगे। ठीक है। तीनों कंडीशन पाई जाती है, तो उपरोक्त तीनों आप सभी होना चाहिए इसका ऑप्शन, जबकि इसने आपका जो वहां पर आंसर था वो एनसीईआरटी ने गलत टिक किया था। इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ होगा, क्योंकि मूल बिंदु से कोई भी सप्लाई रेखा निकले, ठीक है, वो आपकी ग्रेटर इलास्टिक, इक्वल इलास्टिक या आपके पास क्या होता है, लेस इलास्टिक, तीनों प्रकार की आपके पास ये पूर्ति लोच पाई जा सकती है, नो प्रॉब्लम। यानी इसमें तीनों ऑप्शन सही है। और एनसीईआरटी ने जब ये प्रश्न पूछा था तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन को क्लिक किया था, वो आंसर गलत है। बट इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, मुझसे भी एक मिस्टेक से शायद 2 ही हो गया होगा, तो ये आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा इस पॉइंट को, और वहां पर 4 ऑप्शन को आप करेक्ट मानिएगा। क्लियर है? चलो, किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल राशि प्राप्त होती है उसे आप क्या कहोगे? ठीक है। एक फर्म को जो आगम प्राप्त होता है, ठीक है, एक वस्तु को बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल राशि प्राप्त होती है, ठीक है, मैंने 5 पेन बनाए, 5 पेन मैंने बनाया, 5 पेन्स मैंने बनाया, एक पेन का बाजार में दाम कितना है? 5 पेन्स बनाने के बाद एक पेन का दाम बाजार में 10 रुपीज है। तो अब मैंने बाजार में बेचा, तो बाजार में बेचने के बाद मुझे कितना मिला? 50 रुपए मिला। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये आप जानते हो कुल आगम कहलाएगा ना। क्यों? कुल आगम टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है। मूल्य तथा मात्रा को आपस में गुणा करने पर हमें कुल आगम प्राप्त हो जाता है। और यहां पर 5 पेन मैंने बताया और किस रेट पे बेचा, तो देखिए, एक वस्तु की बिक्री करने से, सेल करने से, मैंने सेल किया और कुल राशि जो मुझे टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा? वो टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न आप देखिए, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगी में फर्म का मांग वक्र किस ओर होता है? ठीक है।
मोनोपोली के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र एंड मोनोपोलिस्टिक के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र किस ओर होता है, किस साइड होता है, यह पॉइंट आपको डिस्कस करना है। ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से दाईं ओर, या ऊपर से बाईं ओर। तो देखो ये मैं मोनोपोली का भी बना रहा हूं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी बना रहा हूं, आप ही देख लो। ये आपका मोनोपोली का AR कर्व है, एवरेज रेवेन्यू। ये मोनोपोली का आपका MR कर्व है। ये आपके पास एवरेज रेवेन्यू है, ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, दोनों, ये आपका पहला डायग्राम मोनोपोली का है और दूसरा डायग्राम आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। दोनों निगेटिव स्लोप रखते हैं। दोनों वक्र में आप दोनों साइड आप देख सकते हो, चाहे आप मोनोपोली की स्टेज को देखो, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्टेज को देखो, दोनों स्टेज पर आपको क्या प्राप्त होगा कि मोनोपोली भी ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत भी मांग वक्र जो आपका होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। बस मोनोपोली में क्या होती है, इसकी स्लोप अधिक होती है, इसकी ढाल अधिक होती है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत स्लोप कम होती है। ये पॉइंट नोटेबल आपका बन जाता है। तो यानी ऑप्शन आपका ऊपर से नीचे, जो आपका ऊपर से नीचे वाला यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। मोनोपोली तथा मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो डिमांड कर होता नीचे की ओर गिरने वाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र OX अक्ष के क्या होता है। इन द परफेक्ट कंपटीशन जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो OX अक्ष के क्या होता है, नीचे होता है, समांतर होता है, मध्य में होता है, या उपरोक्त सही। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत ये आपका नीचे OX एक्सिस है, ये आपका OY एक्सिस है, और देखिए जो आपका मांग वक्र होता है वो आपका मांग वक्र AR इक्वल टू MR इक्वल टू डिमांड, कुछ ऐसा ही होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, OX अक्ष के AR कर्व क्या होगा, समांतर होगा। अतः ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा। नाउ 23 एंड दिस इज द लास्ट आपका क्वेश्चन है, पूर्ति वक्र अपने दाएं नीचे की ओर कब खिसकेगा। जो सप्लाई कर्व है वो अपने दाहिने नीचे की ओर कब खिसकेगी। चलो देख लेते क्या कहना चाह रहा है। ये आपका डिमांड रेखा हो गई, दैट हैव द नेगेटिव स्लोप, ये आपकी सप्लाई कर्व हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दाहिने और नीचे की ओर कब खिसकेगा। चलो मैं एक नए कलर से बना लेता हूं दाहिनी और नीचे वाला मैटर। चलो ये आपका ये ब्लू पर कब आ जाएगा। ठीक है, यानी राइट साइड की ओर कब खिसकेगा। ठीक है, चलो जब पूर्ति की मांग में वृद्धि हो जाती है, मांग से आपको याद रखना कौन सा इंटरलिंक होता है, डिमांड। ठीक है, तो पूर्ति की मांग जो होती है वो क्या होती है, जब पूर्ति की मांग में वृद्धि होती है, सॉरी आपकी पूर्ति की मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, जब पूर्ति की मात्रा में कमी होती है, जब पूर्ति की मात्रा अनिश्चित होती है, जब पूर्ति की मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी पूर्ति में वृद्धि होती है। ये मांग वर्ड यहां पे गलत प्रयोग किया गया, वास्तव में एनसीईआरटी में ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब पूर्ति की वृद्धि होती है तो आपका सप्लाई कर्व क्या होता है, दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको वहां पर जब एग्जाम में वेरी केयरफुली देखना पड़ेगा कि जब पूर्ति की मांग में वृद्धि होती है, तो यानी पूर्ति की मांग में वृद्धि होगी तभी तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा। जब प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा तो दाहिनी ओर जो आपका होगा ये दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें आपके देखिए तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन को मैंने देखने के बाद पहला ऑप्शन मुझे करेक्ट ऑप्शन लगा। बिकॉज ऑफ, क्यों लगा, इसका कारण क्या होता है, यह हो सकता है मिसप्रिंट हुआ होगा, या आपको इस कंडीशन को समझना पड़ेगा। इस कंडीशन को समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां पर जब पूर्ति की मांग में वृद्धि होती है, जब पूर्ति की मांग में, आप मांग के कारण कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन यहां पर यह होता है कि जब इकोनॉमी में जो आपके कमोडिटी जो पूर्ति है
उसकी मांग में वृद्धि होती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई को बढ़ा देता है और ये राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ऑप्शन, क्योंकि मैंने दो ऑप्शन, पूर्ति की मात्रा में कमी कभी नहीं दिखाया हो सकता, पूर्ति की मात्रा अनिश्चित कभी नहीं हो सकता, उपरोक्त सभी कभी नहीं हो सकता, तो मैं पुनः एक नंबर पर आता हूं और उस पर देखता हूं, तो उसको गौर से जब मैं पुनः पढ़ता हूं तो देखता हूं कि मांग वर्ड को अगर इस वर्ड को हटा दूं तो शायद स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि जब पूर्ति की वृद्धि होती है, यानी यही आपका ऑप्शन क्लियर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, बट हो सकता उन्होंने घुमा के आंसर पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास बड़े बड़े कंपटीशंस में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कभी कभी आपको यही तो एग्जाम्स में स्किल्स होती है उनकी, कि वो लोग घुमा करके आपको प्रश्न पूछते हैं, सामान्य प्रश्न आपको टफ लगने लगता है और इसी को आपको टैकल करना है, इसी को आपको हैंडल करना सीखना है। तो आज हमने देखा आपके साथ सारे प्रश्नों के उत्तर विथ एक्सप्लेनेशन। अब आपके जो भी प्रश्न होंगे वो हमसे आप क्वेश्चन आंसर करें।